CH3CH2Cl और प्लस में मैंने KCN अल्कोहल ये डाला तो बन गया यहाँ पर CH2CN प्लस में KCl। और इसी में ही अगर मैंने ये डाला AgCN यूज किया तो फिर मुझे मिल गया यहाँ पर CH3CH2NC। अब मैंने आपसे इसका आंसर पूछा था फिर, है ना, और ये बन गया आपका AgCl। ऐसा क्यों हुआ? थे तो दोनों के दोनों मेटल साइनाइड ही, है ना। तो कई बार इसका रीजन ये पूछता है। तो पहले अगर मैं साइनाइड आयन की बात करूं तो पहले मैं लिख देता हूं, इससे पहले बताने से पहले एक चीज, एम्बीडिएंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये वो न्यूक्लियोफाइल हैं जिनके पास दो लिंकेज साइड्स हैं मगर वो लिंक एक ही साइड से करते हैं। दीज आर द न्यूक्लियोफाइल्स, these are the nucleophiles, these are the nucleophiles having, these are the nucleophiles having two linkage, having two linkage sites, but at a time they link from one side। यानी कि इनके पास लिंकेज साइड्स तो होती हैं दो, तो ये दोनों जगह से लिंक नहीं करते, हमेशा ये एक ही जगह से लिंक करते हैं। जैसे साइनाइड आयन Cn माइनस, है ना, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर लिखूं तो कुछ स्ट्रक्चर इसका ऐसे होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N और N के पास लोन पेयर है, तो कार्बन साइड से भी ये नेगेटिव चार्ज दे सकता है अपना और N साइड से भी लोन पेयर दे सकता है ना। तो ये क्या हो गया आपका एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। एक और देखो, ऐसे ही NO2 माइनस होता है आपका, NO2 माइनस, इसका स्ट्रक्चर अगर मैं लिखूं तो ऐसे होता है ON डबल बॉन्ड O, N के पास भी लोन पेयर है, तो ये भी O साइड से भी लिंक कर सकता है और N साइड से भी लिंक कर सकता है। हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो? स्क्रीन अटक गई। क्या चीज है? तो स्क्रीन अटकी हुई है। स्क्रीन अटकी हुई है, दोबारा ज्वाइन करो एक बार फिर। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, स्क्रीन फ्रीज हो गई। अच्छा बताओ मुझे, स्क्रीन जब चल पड़े तो बताना मुझे। अब चल रही है स्क्रीन? हाँ सर। अब चल रही है, अच्छा चलो ठीक है फिर, ठीक है। अब देखो यहाँ तक देख लो, समझ लो, ये एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल है। देखो लिंकेज साइड कितनी है, दो लिंकेज साइड्स है ना। देखो एक तो ये रहा नेगेटिव चार्ज और एक ये रहा लोन पेयर, तो ये N साइड से भी अटैक कर सकता है और कार्बन की साइड से भी। ऐसे ही आपका NO2 O साइड से भी अटैक कर सकता है और N साइड से भी, दोनों साइड से अटैक कर सकता है ना ये, समझ गए? यस सर। चलिए अब आगे चलते हैं इससे। अब हम बात करें KCN की। KCN डाला तो नाइट्राइल क्यों बने? मैं लिख दूं यहाँ पर KCN इज एन आयनिक कंपाउंड, मैं लिख दूं KCN इज एन आयोनिक कंपाउंड। जो KCN है वो एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। सो KCN is an ionic compound, so it dissociates completely to give cyanide ions। ये क्या देता है आपका? साइनाइड आयन। और मैं लिख दूं यहाँ पर सिंस साइनाइड आयन is an ambidient nucleophile, so it can attack from both the sides। ये जो है आपका दोनों साइड से अटैक कर सकता है।
अब जब ये दोनों साइड से अटैक करेगा तो होगा क्या यहाँ पर आपका, तो देखिए अगर ये CH3 CH2 यही प्लस होता है आपका, और अगर ये सी साइड से अटैक करता है ना, तो मेरे पास कौन सा बॉन्ड आता है आपका CH3 CH2 CN, यानी कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड बना। और अगर ये एन साइड से अटैक करता है ना, पॉसिबिलिटी यहां से भी है कि एन साइड से भी अटैक करे, तो क्या बनता है आपका CH3 CH2NC। तो अब कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड बनता है, तो मैं लिख दूं यहां पर थर्मोडायनेमिकली थर्मोडायनामिकली थर्मोडायनामिकली कार्बन कार्बन बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड is stronger carbon carbon bond is stronger than carbon nitrogen bond, so linkage occurs through C side कार्बन साइड, है ना। और मैं लिख दूं यहाँ पर hence nitriles are formed, hence nitriles are formed, इसलिए क्या बनते हैं आपके नाइट्राइल बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे। अब जब AgCN डाला हमने, है ना, अब जरा इस रिएक्शन को लिख देते हैं एक बार। CH3CH2Cl प्लस में हमने डाल दिया AgCN, तो हमें मिल गया CH3CH2NC आइसोसाइनाइड और AgCN। तो AgCN क्या है, इज ए कोवेलेंट कंपाउंड। मैं लिख दूं यहाँ पर AgCN is a covalent compound, so it does not so it doesn't dissociate to give CN minus ion, CN minus ion, ये CN minus ion देता ही नहीं, so only the lone pair of nitrogen atom is available for linkage, hence isonitriles तो available for linkage, so linkage occurs through N side, hence isonitriles are formed, इसलिए क्या बनते हैं आपके आइसोनाइट्राइल बनते हैं। समझते हैं कैसे हुआ आपका ये, यहाँ पर हो गया CH3 CH2Cl और AgCN, तो ये तो टूटा नहीं है, N का लोन पेयर अवेलेबल है लिंकेज के लिए। यहाँ से ये वाला बॉन्ड हमारा टूटा, क्लोरीन पे माइनस, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, तो N साइड से डोनेशन हो गई आपकी नाइट्रोजन की साइड से, तो कंपाउंड बन गया आपका CH3 CH2N, N ट्रिपल बॉन्ड C और Ag, ऐसे ही है। और N पर क्या चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव, क्योंकि N ने अपना लोन पेयर दिया है, और Cl माइनस, है ना। तो N जो पॉजिटिव है
ये क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा, और कार्बन किससे खींचेगा, Ag प्लस से, है ना। तो Yes, N sir. यहां से अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और कार्बन किससे खींचेगा, Ag से। तो फाइनली हुआ क्या आपका, ये बन गया CH3 CH2N ट्रिपल बॉन्ड C, और प्लस में Ag प्लस निकला, वो Cl से कंबाइन करेगा। समझ गए, हाँ सर। है ना। तो इसलिए आपका NC बना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर साइनाइड्स। साइनाइड की मैं बात करता हूँ, मैं लिख दूं यहाँ पर एल्काइल साइनाइड्स आर वेरी वर्सटाइल, आर वेरी वर्सटाइल कंपाउंड। एल्काइल साइनाइड जो है वो आपके क्या है, वेरी वर्सटाइल कंपाउंड, ठीक है। तो जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, अगर मैं इसका रिडक्शन कर दूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या है, एक रिड्यूसर है, इट इज ए रिड्यूसर। तो ये हाइड्रोजन सप्लाई करेगा। तो दो पाई बॉन्ड मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों पाई बॉन्ड मैं तोड़ दूंगा। CH3 CH2 कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन, क्या बन जाएगा आपका, अमीन। ठीक है ना। तो एल्काइल हैलाइड को अगर अमीन में कन्वर्ट करना हो तो पहले हम KCN डाल दें और फिर रिडक्शन कर दें। इसके बाद आता है आपका, अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर दें, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N और H2O डाल दें, और मैं लिख दूं यहाँ पर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, यानी कि एक ही वाटर का मॉलिक्यूल डाला है, यानी कि इसको हम कई बार बोलते हैं वन इक्विवेलेंट ऑफ वाटर, है ना। तो देखिए यहाँ से ये दोनों पाई बॉन्ड टूटेंगे, दोनों पाई बॉन्ड टूटेंगे तो नाइट्रोजन पे चार्ज आएगा -2 और कार्बन पर चार्ज आएगा +2। तो +2 वाले कार्बन को O2 माइनस मिल जाएगा, और ये हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और N माइनस को 2 H प्लस मिल जाएंगे वाटर से, NH2, क्या बन जाएंगे आपके अमाइड्स, है ना। ये हो गया आपका प्रोपेन, प्रोपेन अमाइड, और ये क्या है आपका प्रोपेन अमीन। और अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दें, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस में HOH, और मैं यहाँ पर लिख दूं कंप्लीट, यानी कि पानी एक्सेस में डाल दें हम, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, तो डबल कर दिया, और ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और प्लस में NH3 निकल जाता है। समझते हैं ऐसा हुआ कैसे आपका, देखो ये है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, प्लस में वाटर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ HHO एंड HOH, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ ये 3 हाइड्रोजन निकल गए आपके, निकल गया ना आपका ये, और ये क्या बन गया आपका CH3 CH2 COOH, है ना। तो सीधी सी बात यह है कि साइनाइड में हमने वाटर एक्सेस में डाल दिया तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इन तीनों रिएक्शंस को आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इससे। अब इसके बाद आता है आपका सब्स्टिट्यूशन बाय NO2 ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय NO2 ग्रुप। तो इसके लिए हम ले लेंगे CH3 CH2Br प्लस AgNO2। कोई कहानी, कोवलेंट कंपाउंड है तो टूटेगा नहीं, तो नाइट्रोजन का लोन पे जाके लगेगा कार्बन से, और ये बन जाता है नाइट्रो एल्केन CH3 CH2NO2 और प्लस में AgBr, है ना। इसको हम क्या बोल देंगे, नाइट्रो इथेन,
दिस इज नाइट्रो इथेन। और फिर आ जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन बाय ONO ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय ONO ग्रुप, यानी कि अब O साइड से लिंकेज करनी है ना, तो हम क्या ले लेंगे KNO2। तो ये हो गया आपका CH3 CH2Cl प्लस KNO2। और KNO2 के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो K प्लस ONO, ये ऐसे टूटेगा आपका। तो O साइड से लिंकेज हो जाएगी और ये बन जाएगा CH3 CH2ONO और प्लस में KCl। तो इसको हम बोलते हैं नाइट्राइट। दिस इज इथाइल नाइट्राइट। O साइड से लिंकेज हो रही है तो इसको बोलते हैं हम पोटेशियम नाइट्राइट। तो ये तो हो गया हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब तीसरी रिएक्शन की तरफ हम चलते हैं, जिसको कि हम बात कर रहे थे बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या इसका नाम होता है आपका डिहाइड्रो हेलोजनेशन। मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन भी हटेगा और हेलोजन भी हटेगा, यानी कि मतलब इसका हो गया रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन, यानी कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा एंड अल्फा हेलोजन, और अल्फा कार्बन से क्या हटेगा आपका हेलोजन हटेगा। ठीक है, तो अब मैं लिख दूं यहां पर डिहाइड्रो हेलोजनेटिंग एजेंट। डिहाइड्रो हेलोजनेटिंग डिहाइड्रो हेलोजनेटिंग एजेंट, ये क्या होता है आपका एल्कोहलिक KOH, और या इसकी जगह आप ले सकते हो सोडा अमाइड NaNH2, इसको बोलते हैं सोडा सोडामाइड, है ना। और मिला के लिखोगे तो ए हटा दोगे, सोडामाइड बोल देंगे इसको, तो ऐसे लिख दो सोडामाइड। चलिए अब देखते हैं कैसे काम करते हैं आपके ये लिख दिया हमने यहाँ पर CH3 CH2 CH2Cl, और यहाँ पर हमने डाल दिया एल्कोहलिक KOH। तो ये अल्फा कार्बन एटम है और ये बीटा कार्बन एटम है। तो अल्फा कार्बन एटम से ये किसको निकालेगा आपका क्लोरीन को, तो K प्लस के साथ Cl माइनस, ये हो गया KCl। अब ये जो OH माइनस है ये बीटा कार्बन से किसको निकाल लेगा H प्लस को, और बना देगा आपका वाटर। अब देखो क्या बना है यहाँ पर CH3 बीटा कार्बन से H प्लस हट गया तो ये माइनस, और अल्फा कार्बन से Cl माइनस हट गया तो ये क्या हो गया प्लस। अब ये माइनस प्लस मिलके क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे ना। तो यानी कि मेरे प्रोडक्ट ये हो गए KCl प्लस में H2O और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। समझ गए इस चीज को, ये रिएक्शन समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब इसका मैकेनिज्म भी समझाऊंगा पूरा, फिलहाल अभी समझते चले जाओ रिएक्शन को ऐसे ही। चलो अब ऐसे मैंने एक और लिख दिया CH3 और CH2 CH2Br, और अब की बार मैंने डाल दिया यहाँ पर सोडामाइड NaNH2, है ना। तो देखिए ये आपका अल्फा कार्बन एटम है और ये हमारा बीटा कार्बन एटम है। तो अल्फा से तो हेलोजन गया आपका, अल्फा से हेलोजन गया तो Na प्लस के साथ Br लग गया NaBr, है ना। NH2 माइनस जो अमाइड आयन है NH2 माइनस बीटा कार्बन से क्या करेगा H प्लस को निकाल लेगा और क्या बना देगा NH3।
और अब अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, है ना। यस सर। ये चीज बीटा एलिमिनेशन, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो बीटा कार्बन से ही हटेगा। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मुश्किल करते हैं। अब बताओ मुझे इसमें क्या प्रोडक्ट आप बनाओगे। CH3 CH2 CHCl CH3 और आपने यहाँ पर डाल दिया एल्कोहलिक KOH। अब क्या प्रोडक्ट बनाओगे। अब तो देखो ये अल्फा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, तो कौन सा हाइड्रोजन हटाओगे। OH माइनस है और OH माइनस को H पे सी, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। चलो एक तो आप ये वाली एल्कीन बना सकते हो, है ना। मान लो इसको बीटा मानता हूं मैं, है ना। यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊं तो CH डबल बॉन्ड अल्फा से सर हेलोजन बेटा। सर और लेफ्ट वाला बीटा लीजिए। क्या चीज है, लेफ्ट वाला बीटा ना, ये भी तो बीटा है। हाँ सर। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये कंपाउंड भी बने आपका। और CH3 CH2, अब जो राइट वाला अल्फा है वहां से हटा रहा हूं मैं CH2, है ना। प्लस में KCl प्लस में वाटर प्लस में KCl प्लस में वाटर। तो इन दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट मेजर रहेगा, एक माइनर। कौन सी एल्कीन बननी चाहिए। सर जिसमें लेफ्ट वाले में से हटाए वो मेजर बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल यही है ना, क्योंकि इस एल्कीन में देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है ना। इस डबल बॉन्डेड कार्बन से 3 हाइड्रोजन ये और 3 हाइड्रोजन ये, 6 हाइड्रोजन है। अल्फा जो है, अगर आप फंक्शन ग्रुप, तो ये हो गया ना, अब तो फंक्शन ग्रुप ही हो गया आपका, है ना। तो और यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितने हैं, सिर्फ 2। तो ये वाला क्या हुआ आपका प्रोडक्ट मेजर, और ये वाला प्रोडक्ट क्या हुआ माइनर। तो इसमें हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, जब कभी दो टाइप की आपकी बीटा हाइड्रोजन हो या दो बीटा कार्बन हो, तो मैं लिख दूं यहाँ पर ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन, ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन, ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन, ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन इन एन अनसिमेट्रिकल halide, during beta elimination in an unsymmetrical halide, during beta elimination in an unsymmetrical halide, the more substituted alkene will be the major, more substituted alkene will be the major product। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब क्या है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, ठीक है ना, उन पर मिनिमम हाइड्रोजन होनी चाहिए। या ऐसे कर लो कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उन पर ज्यादा कार्बन होने चाहिए। तो यहाँ देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन से 2 कार्बन लगे हुए हैं, यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन से 1 ही कार्बन लगा हुआ है, तो ऊपर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है। तो ये हो गया आपका बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। चलो अब मुझे जरा इसके अंदर बताओ क्या बनेगा आपका। CH3 CHCl और CH3, हाँ ठीक है। और मैंने यहाँ पर डाल दिया एल्कोहलिक KOH। अपनी उंगली से बनाओ प्रोडक्ट, राइट में जगह खाली है। बताना मुझे क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर। सबसे पहले तो ACl, वो तो हो गए, वो तो बाई प्रोडक्ट हो गए, उनको मत लिखो, सीधी एल्कीन लिखो। कौन सी एल्कीन आप बनाने जा रहे हो यहाँ पर, सीधी एल्कीन लिखो आप।
तो OH कहाँ अटैच होगा, OH माइनस होता है तो ये है CH3 CH CH3 यहाँ पर OH CH3 ये OH क्यों लगा दिया भाई? एल्कोहलिक की वजह से बेटा बीटा एलिमिनेशन होगा यहाँ पर। आप सब्स्टिट्यूशन क्यों कर रहे हो? ये एल्कोहलिक KOH है, एक्वस KOH नहीं है। अगर एक्वस KOH होता फिर आप कर देते यहाँ पर। ये एल्कोहलिक KOH है। तो यहाँ पे क्या होगा? एल्कोहलिक KOH है ना भाई। ये अल्फा कार्बन एटम है, ये अल्फा कार्बन एटम है और ये बीटा कार्बन एटम है, समझे? तो और ये भी बीटा है। तो हमें कौन सी एल्कीन बनानी है? जहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन कम हो, तो एल्कीन ये बनेगी। रुको मैकेनिज्म भी समझाता हूं मैं आपको इसका। तुम्हें बीटा एलिमिनेशन लग रहा है, उतना समझ में आ नहीं रहा ये कैसे हो गया आपका, है ना? और प्लस में KCl और प्लस में वाटर, यही हुआ ना आपका, हाँ सर। है ना? चलो ये तो बीटा एलिमिनेशन है। अब तुम फंस गए थे, तुम ये एक प्रोडक्ट बना रहे थे, है ना? अगर इसी में मैं एक्वस KOH डालूं, अगर इसी में क्या डालूं मैं, एक्वस KOH डालता हूं, है ना? तब K प्लस हटाएगा Cl माइनस को और कार्बोकेटाइन बनेगा सेकेंडरी। आप हाइड्राइड शिफ्ट करके टर्सरी कार्बोकेटाइन बना दोगे, तब आपका प्रोडक्ट ये वाला हो गया CH3 OH और CH2 CH3। तो ये तो है बेटा सब्स्टिट्यूशन, दिस इज सब्स्टिट्यूशन। और ये क्या किया था आपने? एलिमिनेशन। ठीक है, तो रिएजेंट जरा ध्यान से देखो, ये भी KOH है, ये भी KOH है, खाली सॉल्वेंट बदलने से फर्क हो गया इतना। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ भी लेता है वो। अब इससे पहले आप एक बात को समझो, बेस क्या होता है? बेस एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना? तो वो क्या करता है, प्रोटॉन खींच लेता है अपनी तरफ। नहीं, लुईस बेस वही होता है ना, प्रोटॉन एक्सेप्टर। बेस वो होता है यस जो सर। प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच ले। तो आप ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन कब होगा, एलिमिनेशन कब होगा। तो मैं लिख दूं यहां पर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन कब होगा, एलिमिनेशन कब होगा? तो अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल छोटा है, ठीक है ना, ए स्मॉलर न्यूक्लियोफाइल will a smaller nucleophile will prefer to attack as न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि छोटी सी जगह में से वो न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा और जाकर अटैक कर देगा। ए स्मॉलर न्यूक्लियोफाइल विल प्रीफर टू अटैक एज ए न्यूक्लियोफाइल, हैंस सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट विल बी फेवर्ड। कैसे? जैसे मैं बताता हूँ एग्जांपल लेके। अभी ये हो गया आपका CH3 CH2 CH2Cl और प्लस में NaOCH3 O माइनस Na प्लस। तो इस न्यूक्लियोफाइल ने जाकर यहाँ पर अटैक कर दिया, यहाँ से ये वाला बॉन्ड आपका टूट जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, और यहाँ से ये आके इस पर जुड़ जाएगा Cl माइनस को हटा के, और प्रोडक्ट आपको मिल गया यहाँ पर CH3 CH2 CH2OCH3। सब्स्टिट्यूशन हो गया आपका, Cl माइनस को हटाकर
आपका मिथॉक्साइड आयन लग गया है यहाँ पर, ठीक है। ये तो छोटा न्यूक्लियोफाइल था। अगर न्यूक्लियोफाइल बड़ा हुआ तो उसको फिर तो अटैक करने की जगह नहीं मिलेगी ना, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर देने की बजाय हाइड्रोजन को खींच लेगा अपनी तरफ, H प्लस को खींच लेगा। समझ में बात आ रही है? अगर न्यूक्लियोफाइल बल्कियर हुआ, बड़ा हुआ, तब तो उसकी स्पीड काफी कम होगी ना, उसकी मोबिलिटी, है ना सर। भाई। अगर नरेंद्र मोदी को हमसे कुछ काम है तो डायरेक्ट हमें पीएमओ बुला लेगा, वो क्यों आएगा इधर? नहीं आएगा ना वो। हमें कुछ काम है तो हम जरूर जाएंगे वहां पर पीएमओ में, है ना। तो छोटा न्यूक्लियोफाइल इजिली मूव कर सकता है, तो वो अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। लेकिन जो बड़ा न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, प्रोटॉन को खींचेगा अपनी तरफ, और प्रोटॉन को खींचेगा तो कौन सा होगा आपका, एलिमिनेशन। वो प्रोटॉन को निकाल लेगा किससे, एल्काइल हैलाइड से। और मैं लिख दूं यहां पर ए बल्कियर न्यूक्लियोफाइल, ए बल्कियर न्यूक्लियोफाइल will prefer to attack as a base, will prefer to attack क्या करेगा, will prefer to behave as a base, so it will abstract a proton from alkyl halide। ये एल्काइल हाइलाइड से क्या निकाल लेगा, एक प्रोटॉन निकाल लेगा। और मैं लिख दूं यहाँ पर हैंस एलिमिनेशन प्रोडक्ट विल बी फेवर। तो इसलिए क्या होगा आपका, एलिमिनेशन, ठीक है। एग्जांपल देता हूं इसका मैं। एल्काइल हाइलाइड हम वही लेते हैं, CH3CH2Cl, CH3CH2 CH2Cl प्लस, देखिए बड़ा सा न्यूक्लियोफाइल लेते हैं यहाँ पर, और KO माइनस K प्लस, और CH3 CH3 ये हो गया आपका पोटेशियम टर्ट ब्यूटोक्साइड। देखिए कितना बड़ा न्यूक्लियोफाइल है ना, तो इसकी मोबिलिटी काफी कम होगी, यानी कि इसका अटैक पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से बीटा कार्बन से प्रोटॉन खींच लेगा। अब बीटा कार्बन से प्रोटॉन खींचा तो क्या बन गया, ये CH3CH, और यहाँ से हेलोजन निकल गया, आ गया यहाँ डबल बॉन्ड, और के साथ निकल गया Cl, और प्लस में इसने H प्लस को एब्जॉर्ब किया। देखो समझ में आई बात ये वाली, देखो है ना, हाँ इसने सर। प्रोटॉन निकाला ना यहाँ से। बल्कियर बेस है आपका, ये इतना बड़ा, इतना बल्कियर बेस है O माइनस, है ना। ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को खींच लेगा अपनी तरफ, बीटा कार्बन से प्रोटॉन खींच लिया, देख लो H जोड़ दिया मैंने इसमें, और K प्लस के साथ क्या लगा दिया मैंने, ये Cl लगा दिया। समझ गए? हाँ सर। चलिए, तो ध्यान रखना इस चीज का हमेशा, जितना बड़ा न्यूक्लियोफाइल होगा उतना सब्स्टिट्यूशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। लार्जर इज द न्यूक्लियोफाइल, लेसर विल बी द एक्सटेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो वो एलिमिनेशन करवाएगा वहां पर, ठीक है। अब मुझे आंसर दो आप इस क्वेश्चन का। विद एक्वस KOH, मैं लिख दूं क्वेश्चन, एल्काइल हैलाइड्स on reaction with aqueous KOH, produces alcohol, whereas the same alkyl
same alkyl halide on reaction with alcoholic KOH produces alkene. Explain. बताओ, हमने किया ना सब्स्टिट्यूशन, जब एक्वस KOH डालते हैं तो अल्कोहल बन जाता है, और वहीं पर अगर हम अल्कोहलिक KOH डालते हैं तो फिर एलिमिनेशन होकर एल्कीन बन जाता है। बताओ क्यों हुआ ऐसा? एलिमिनेशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन। हाँ, तो वही तो बताना है, सब्स्टिट्यूशन क्यों हुआ, एलिमिनेशन क्यों हुआ, वही बात तो बतानी है। चलो देखो, जो एक्वस कंडीशन है उसमें तो KOH पूरा डिसोशिएट हो जाएगा आपका, है ना। इन एक्वस कंडीशंस, मैं लिख दूं यहां पर, इन एक्वस कंडीशंस KOH dissociates completely to produce K plus and OH minus ion। अब OH माइनस आयन के साथ जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, सो OH माइनस आयंस आर हाईली हाइड्रेटेड hence OH minus ion acts as a strong nucleophile, hence substitution product is favored। इसलिए क्या होता है आपका, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ज्यादा फेवरेबल होता है आपका। तो कहानी कुछ ऐसे हुई, CH3CH2Cl प्लस KOH एक्वस KOH का मतलब है K प्लस भी टूट गया और OH माइनस भी टूट गया, है ना, और OH माइनस जाके लग गया वहां पर, और ये बन गया CH3CH2OH और K प्लस के साथ C। जब आपने एल्कोहलिक KOH करा, है ना, अंडर एल्कोहलिक कंडीशन, अंडर एल्कोहलिक कंडीशंस, यानी कि आपने कोई अल्कोहल ले रखा है, द KOH डज नॉट डिसोसिएट। KOH क्या होता है आपका, डिसोसिएट नहीं होता, है ना। सो KOH रिएक्ट्स विद इथेनॉल, है ना, रिएक्ट्स विद, ये अल्कोहल कौन सा होता है आपका, इथेनॉल लिया जाता है, रिएक्ट्स विद इथेनॉल टू प्रोड्यूस पोटेशियम इथोक्साइड, एंड वाटर, है ना। और पोटेशियम इथोक्साइड, नाउ द पोटेशियम इथोक्साइड dissociates to give और पोटेशियम methoxide dissociates to give ethoxide ion which prefers
which acts as a strong base, which acts as a strong base, hence elimination product, hence elimination product is favored। इसलिए क्या होता है आपका एलिमिनेशन होता है। कैसे देखो, ये था हमारा इथेनॉल CH3COH और ये KOH से रिएक्ट कर जाता है आपका। KOH को मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पर KOH, तो एल्कोहल से H प्लस और इथोक्साइड से OH, तो ये बन गया आपका CH3CH2O और प्लस में H2O। अब वाटर डालने के बाद ये आपका डिसोशिएट हो जाएगा आपका, क्योंकि ये तो सोल्ट है। CH3CH2O माइनस और प्लस में K, और ये हो गया आपका पोटेशियम इथोक्साइड, ये बन गया आपका। अब ये कैसे काम करेगा आपका, इथोक्साइड आयन, इथोक्साइड आयन, ठीक है। तो अब हमारे पास ये था CH3CH2Cl और यहीं पर मैं CH2 लिखूं और एक H को मैं ऐसे दिखा दूं, और यहाँ पर हमने डाल दिया था इथेनॉल, इथेनॉल प्लस KOH, और इथेनॉल ने आपको क्या दिया, ये बना के दिया O माइनस और प्लस में K प्लस, है ना। तो ये जो इथोक्साइड आयन है, देखिए यहां से किसको निकालेगा, H प्लस को, H प्लस को निकालेगा, तो ये बॉन्ड आपका इधर ऐसे टूट जाएगा और ये हो गया CH2 माइनस, और इथेनॉल में मैंने इस H को जोड़ दिया और ये बन गया इथोक्साइड आयन में जोड़ दिया H को, इथेनॉल, और यहां से क्या निकलेगा आपका Cl माइनस, है ना। तो ये हो गया आपका CH2 प्लस, और तो Cl माइनस के साथ लग गया K के साथ, और फिर इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया, एक डबल बॉन्ड, और मैं यहां पर लिख दूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में KCl, और दोबारा से मेरा एल्कोहल जनरेट हो गया। समझ गए, एल्कोहलिक KOH में ऐसा क्यों हुआ, बोलो, समझ आ गई बात ये वाली, हाँ सर। पक्का ना। अब भूलना मत कभी इस चीज को, ठीक है। ये था आपका बीटा एलिमिनेशन। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और सर अब तो बात रीजन करते यही लगता है कि इसमें डिसोसिएशन नहीं हो रही आयंस की। हैं, बिल्कुल बिल्कुल, डिसोसिएट नहीं होता तो KOH इथेनॉल से रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करके आपको क्या बना के देता है, इथोक्साइड आयन, जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग पोटेशियम। बेस है ना। यस इथोक्साइड सर। आयन क्या है आपका, एक स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्या करता है, प्रोटॉन खींच लेता है बीटा कार्बन से, इसलिए एलिमिनेशन होता है, ठीक है ना। हेंस एलिमिनेशन टेक्स प्लेस। चलिए अब आ जाते हैं हम स्टोइचियोमेट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो उससे पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में जानते हैं, फिर SM1 और SN2 के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले देखिए आपकी, मैं लिख दूं यहाँ पर स्टीरियोकेमिकल, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स। अब यहाँ पे कुछ दो तीन बातें आती हैं आपकी, एक आता है कायरल मॉलिक्यूल, एक आता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, है ना। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। बताओ, आपने थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक पढ़ी है फिटजी में, ये क्या होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, बोलो, पता नहीं सर। बताओ हमें, कैसे हम कहेंगे कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऐसा क्या करता है कि उसे हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलने लग जाते हैं कि जी ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऐसा क्या करता है वो, पता नहीं सर। पता नहीं, चलो हम बताते हैं आपको।
अगर अगर मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है ना, तो मैं लिख दूं, पहले एक बार लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, optically active compound rotates the plane of polarized light, ठीक है ना, rotates the plane of polarized light। कैसे? जैसे फिजिक्स में आप वेव ऑप्टिक्स करते हो तो वहां पे आप कौन सी लाइट लेते हो? स्लिट लेते हो ना, एक स्लिट से आपकी बीम निकली जाती है। तो यस मेरी सर। जो सनलाइट है, यहाँ पर मैं लिख दूं, यहाँ पर अंदर सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखो, जो आपकी नॉर्मल जो लाइट होती है आपकी, उसमें तो पार्टिकल के जो वाइब्रेशन होते हैं वो तीनों डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि पार्टिकल ऊपर नीचे भी घूम रहा है, इधर इधर भी वाइब्रेट कर रहा है और इधर इधर भी वाइब्रेट कर रहा है। तो ये लाइट पोलराइज कब हो जाएगी? जब मैं यहाँ पर कोई क्रिस्टल रख दूंगा। यहाँ पर मैंने क्या रख दिया? निकेल का क्रिस्टल रख दिया, ठीक है ना, ये रख दिया मैंने निकेल क्रिस्टल। अब इसमें से एक पतली सी स्लेट रख दी, इसमें से एक ही डायरेक्शन वाले पार्टिकल आएंगे बाहर। देखिए, दिस इज पोलराइज्ड लाइट, इट्स पार्टिकल हैव ऑसिलेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। समझ गए? तो अब यहां से यस ये सर। निकला, यहां से ये निकला, और अगर इसका प्लेन रोटेट हो जाता है, देखो रोटेट हो गया प्लेन पोलराइज लाइट का, यहाँ पर वर्टिकली थी, यहाँ थोड़ी सी स्लांट हो गई आपकी ये। तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। समझे कि ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, क्योंकि इसने पोलराइज लाइट के प्लेन को क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। ये नॉर्मल लाइट है आपकी, दिस इज अ नॉर्मल लाइट, और ये कौन सी लाइट है आपकी? पोलराइज्ड, है ना, दिस इज अ पोलराइज्ड लाइट। ये आपकी पोलराइज्ड लाइट है और वो नॉर्मल लाइट थी आपकी, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद आगे चलते हैं हम। तो अगर मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड में रोटेट कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, ठीक है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड is said to be dextrorotatory if it rotates if it rotates the plane of polarized light towards राइट हैंड साइड, RHS, ठीक है ना। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी का साइन क्या होता है आपका? डेक्स्ट्रो रोटेटरी का साइन क्या होता है आपका? पॉजिटिव। डी कभी भी नहीं लिखते। अगर मैंने आपने कहीं डी कंपाउंड लिखा हुआ देख लिया, तो डी का मतलब डेक्स्ट्रो नहीं है। डेक्स्ट्रो के लिए हम क्या साइन लगाते हैं? पॉजिटिव, ठीक है ना। ऐसे ही मैं यस लिख सर। दूं यहाँ पर लीवो रोटेटरी कंपाउंड, है ना। इट विल रोटेट दिस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, दिस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड rotates the plane of polarized light towards left hand side,
तो लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी का मतलब क्या होता है? नेगेटिव साइन, ठीक है ना। लीवो का मतलब नेगेटिव और डेस्ट्रो का मतलब पॉजिटिव साइन, ये ऐसे लगे हुए होंगे। अब हम कैसे पहचाने कि कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है ना। कंपाउंड को देख के हम कैसे पहचाने? हर बार तो ऐसा करेंगे नहीं कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर पोलराइज्ड लाइट पास करेंगे, फिर सेंसर लगाएंगे और वो मुझे बताएगा कि भैया जो लाइट निकली इसके अंदर से रोटेट हुई है कि नहीं हुई है ना। तो एक्सपेरिमेंटली यस की बजाय हम थ्योरेटिकली जानना चाहें कि भैया कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करें? तो ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए जो फोरमोस्ट कंडीशन है, फोरमोस्ट कंडीशन ये है कि अल्फा कार्बन एटम वो क्या होना चाहिए? अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। यानी कि अल्फा कार्बन एटम की चारों वैलेंसीज अलग अलग होनी चाहिए। तो मैं लिख दूं यहां पर एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड possess an optically active compound possess unsymmetric an optically active compound possess unsymmetric hydro unsymmetric carbon atom। इसका मतलब क्या हुआ? अनसिमेट्रिक कार्बन एटम, इट मीन्स द फोर वैलेंसीज of carbon atom are different। यानी कि द कार्बन एटम इज अटैच्ड विद डिफरेंट एटम्स। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर CH3CHOH और CH2CH3। तो एक तरफ देखो जरा ध्यान से, कार्बन के एक तरफ इथाइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ इथाइल ग्रुप है, एक तरफ H है। चलो इसको हम ऐसे दिखा देते हैं आउट ऑफ द प्लेन टेट्राहेड्रल में, और एक तरफ OH है। देख रहे हो है ना, चारों तरफ अलग अलग ग्रुप्स है ना आपके। तो ये कंपाउंड क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। समझ गए इस बात को? यस चारों वैलेंसीज अलग अलग है ना। ये कार्बन एटम एसिमेट्रिक है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया आपका। और अगर सिमेट्रिक कार्बन हो जाए आपका तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे CH3CH2 और CH2Br। तो इस कार्बन को देखूं भाई तो दो साइड हाइड्रोजन है, इस कार्बन को भी देखूं तो दो साइड हाइड्रोजन है। और ये क्या कहता था कि चारों अलग अलग होनी चाहिए। तो एक तरफ Br हो गया, एक तरफ C2H5 हो गया, एक तरफ ये H हो गया आपका, और एक तरफ H। तो चारों वैलेंसीज तो अलग अलग नहीं है ना। तो ये क्या हो गया आपका? ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना। दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो किसी भी कंपाउंड को देखकर हम उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात तो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि भैया ये डेक्स्ट्रो होगा या लीवो होगा। समझ रहे हो इस बात को? बाई लुकिंग ए कंपाउंड वी कैन प्रेडिक्ट इट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी, but the type of optical activity cannot be predicted। ऑप्टिकल एक्टिविटी डेस्ट्रो है या लीवो है वो हम नहीं बता सकते। वो तो हमें कौन बताएगा? पोलरीमीटर ही बताएगा। वो चीज तो हमें एक्सपेरिमेंट से ही पता लगेगी। समझे? तो मैं इस ब्यूटेन टोल को देख लूं और बोलूं जी ये ऑप्टिकली एक्टिव तो है, लेकिन डेक्स्ट्रो है या लीवो है ये मुझे नहीं पता। ये तो मुझे एक्सपेरिमेंटली ही पता लगेगा। समझे? क्लियर हो गई बात? कंपाउंड को देखकर हम डेक्स्ट्रो लीवो नहीं बता सकते। डेक्स्ट्रो लीवो बताना एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना है, वहीं से हम बता सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब इसके बाद।
अब आता है आपका कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल, ये वो मॉलिक्यूल हैं जो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं करते। These molecules, these molecules don't superimpose, don't superimpose on their mirror images। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं करते, है ना। तो ए मॉलिक्यूल इज सेड टू बी कायरल इफ इट डजंट सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज। तो मैं लिख दूं दूसरी डेफिनेशन इसकी, ए मॉलिक्यूल इज said to be, it is said to be chiral if it does not superimpose on its mirror image। कि अगर जो मॉलिक्यूल है वो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं करता है। देखते हैं यहाँ सुपर इम्पोज करा के। ठीक है, कायरल मॉलिक्यूल को तो पकड़ता हूं मैं यहाँ पर और मैं लिख दूं यहाँ पर ए कायरल मॉलिक्यूल हैज या possess an unsymmetric कार्बन एटम, यानी कि कार्बन एटम की चारों वैलेंसीज अलग अलग होती है। ठीक है, इट मीन्स ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर डिफरेंट। चलिए मॉलिक्यूल हमने ले लिया यहाँ पर CH3 और C, ये एक ही प्लेन में है आपके, C2H5, ये H हमने ले लिया आउट ऑफ प्लेन और Br ले लिया मैंने डाउन द प्लेन, है ना। ये क्या हो गया आपका 2 ब्रोमोब्यूटेन, है ना। कंपाउंड हो गया आपका 2 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसकी मिरर इमेज बना दी। मिरर इमेज में क्या होता है भाई, लेटरल इन्वर्जन, है ना। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, जो ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है वो नीचे रहेगा। तो ये C2H5 राइट में है तो लेफ्ट में हो जाएगा आपका। तो ये मिरर इमेज हो गई आपकी C2H5, ये हो गया CH3, ये H कुछ ऐसे आ गया आपका, ठीक है ना, और ये ऐसे आ गया आपका B। अब मैं क्या करूंगा, इस कोशिश करूंगा कि लेफ्ट वाले को उठा के इसके ऊपर रख दूं। तो लेफ्ट वाले को उठाकर इसके ऊपर रखने के लिए राइट वाले के ऊपर इस C2H5 को मुझे कहाँ लाना पड़ेगा, राइट में करना पड़ेगा ना, या नहीं, है ना। इन दोनों की अगर सुपर इम्पोसिबिलिटी में चेक करूंगा तो C2H5 को उठाकर मुझे कहाँ रखना पड़ेगा, राइट में रखना पड़ेगा ना, या नहीं, है ना। तो जब मैं इसके प्लेन को 180 पर रोटेट कर दूंगा और मैं लिख दूं यहाँ पर रोटेशन थ्रू 180, तो अब देखो जरा ध्यान से, ये तो आ गया लेफ्ट में आ गया आपका CH3 और राइट में आ गया आपका C2H5, लेकिन जो ऊपर था और जो नीचे था ये पलट जाएंगे। थोड़ा इमेजिन करो, इस मॉलिक्यूल को उठा के मैं पलट रहा हूं, तो लेफ्ट तो आपने पलट दिया ना 180 पर, तो जो चीज पहले नीचे थी वो ऊपर भी तो आ जाएगी। ये हर एक एंगल आप 90 का मत मानो, हर एंगल कितने का है, 109.28। चाहे आप इसको करके देख लो अपने आप, 4 पेन टेट्राहेड्रल लगा के पलट के देखो उनको, पलटोगे तो क्या होगा, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, या मैं करके दिखाऊं कैमरे पे, बोलो। समझ गया।
पलटूंगा तो ये बी आर ऊपर हो जाएगा आपका, मैं कैमरे पे दिखा भी दूंगा, और ये नीचे एच आ जाएगा। तो अब तो ये इसके ऊपर नहीं आएगा ना, पहले मॉलिक्यूल के ऊपर इसको उठा के रखूंगा तो हाइड्रोजन के ऊपर तो ब्रोमीन आ रहा है, तो ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा है, हाइड्रोजन बहुत छोटा है, सुपर इम्पोज होंगे ही नहीं, ढक ही नहीं पाएंगे दूसरे ढंग से, समझे? यस सर। तो ये क्या हो गया आपका कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कायरल मॉलिक्यूल क्या है? वो मॉलिक्यूल जो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं करता है। इसके बाद और लिख देते हैं हम यहाँ पर ए कायरल मॉलिक्यूल, है ना, फिर खत्म करते हैं। ए कायरल मॉलिक्यूल, these molecules don't superimpose, these molecules do not superimpose on their mirror image, superimpose, these molecules superimpose on their mirror images। जैसे मैंने लिख दिया CH3C, और ये लिख दिया मैंने यहाँ पर CH3, और यहाँ पर Br लिख दो, यहाँ पर H लिख दो, और यहाँ पर भी मैंने CH3 लिख दिया अबव द प्लेन, और डाउन द प्लेन भी मैंने CH3 लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी मिरर इमेज लिख दी मैंने, ये क्या है आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन, है ना, ये हो गया आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन, मिरर इमेज में क्या हो गया? लेटरल इन्वर्जन हो गया, ये हो गया CBr, ये हो गया H, यहाँ पर हो गया CH3, और यहाँ पर भी हो गया CH3। तो सुपर इम्पोज करने के लिए मुझे Br को राइट में लेके आना है, तो यानी कि रोटेशन कर दिया मैंने 180 पर, और ये हो गया CBr, ये हो गया आपका H, और अभी भी एक CH3 एक ऊपर आएगा आपका, है ना, और एक CH3 कहाँ रहेगा आपका? नीचे। क्या फर्क पड़ता है? पहले भी CH3 ऊपर नीचे थे, अब भी ऊपर नीचे, और लास्ट में भी ऊपर नीचे हैं, तो ये क्या कर जाएगा अपने मिरर इमेज पर? सुपर इम्पोज कर जाएगा। तो इनको बोलते हैं हम कायरल मॉलिक्यूल, समझ गए? ठीक है हाँ ना? सर। तो कायरल मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज पे क्या कर जाएगा? सुपर इम्पोज कर जाएगा। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इनैंशियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स, ठीक है ना, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमरिज्म, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ना है चैप्टर के अंदर, फिर उसके बाद हम SN1 और SN2 की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, यस सर। चलो ऑफ करते हैं क्लास अब। ठीक है, सर नोट भेज देना। हाँ बिल्कुल भेजूंगा यार, और क्या, बिना नोट्स के फिर पढ़ाई क्या होगी? बिल्कुल भेज रहा हूँ, अभी भेजता हूँ।